नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम दुबे आपका स्वागत करता हूं शुभ लक एजुकेशन में। और आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम पर्यावरण अध्ययन ईवीएस सीटेट जुलाई 2020 के लिए 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। हमने वादा किया था आपको कि हम 3 वीडियो में आपका पर्यावरण अध्ययन का सारा मटेरियल कंप्लीट करा देंगे, चाहे वो पेडागोगी हो चाहे वो फैक्ट प्रश्न हो। फैक्ट आते हैं आपके 15 नंबर के और पेडागोगी आती है आपकी 15 नंबर की। और इससे पहले मैंने जो 2 वीडियो कराई हैं उसमें हमने आधी पेडागोगी कंप्लीट कर ली है और फैक्ट को भी हमने कंप्लीट कर लिया था। ये तीसरी वीडियो है। आज इसमें मैं पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन और एनसीएफ 2005 और 2000 के बारे में जितना भी आपका मटेरियल छूट गया है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने हमारी दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर राइट साइड में आई बटन का आइकॉन है, वहां जाकर उन दोनों वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो चैप्टर नंबर पहला है क्लास 5 एनसीईआरटी ईवीएस। चैप्टर नंबर पहला कि कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो जानवरों में देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। जानवर देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। कौन सा कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से 1 किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? तो वो है रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा की जो गंध होती है उससे उसे 1 किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। उत्तर है रेशम का कीड़ा। बात करें कि मच्छर मनुष्य को कैसे ढूंढ लेता है, तो मच्छर मनुष्य के शरीर की जो गर्मी होती है या खासकर पैरों के तलवों की जो गंध होती है और शरीर की गर्मी से मच्छर मनुष्य को ढूंढ लेता है। आगे बात करते हैं कि सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह जो होती है वो बटी रहती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। आगे बात करते हैं कि ज्यादातर पक्षी देखते समय अपना सिर क्यों हिलाते हैं। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं कि देखिए ये पक्षी है जो बार बार देख रहा है तो उसकी गर्दन हिल रही है, आंख के साथ पूरी गर्दन भी उसकी हिल रही है। इसका कारण है कि ज्यादातर पक्षियों की आंखों की जो पुतली है वो घूम नहीं सकती, वो अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। आगे बात करते हैं कि ज्यादातर पक्षियों की जो आंखें हैं उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ये एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल देते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। यानी कि वैसे तो इनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं, पर जब ये सिर के दोनों तरफ होती हैं, जब वो सीधा देखते हैं तो सिर्फ एक ही चीज पर इनकी नजर रहती है। एक ही टाइम में ये सिर्फ एक वस्तु को ही देख पाते हैं। आगे बात करते हैं कि चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना दूर से ही देख पाते हैं। यानी कि जितनी मनुष्य की देखने की क्षमता होती है उससे 4 गुना क्षमता होती है चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षियों की। ये जो चीज़ हम 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ें ये 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। मैं ये फोटो यहाँ इसलिए लगाई है कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाज, चील और गिद्ध में। तो देखिए ये होता है चील, ये होता है बाज और ये होता है गिद्ध। गिद्ध तो लगभग हमारे देश में विलुप्त ही हो चुके हैं। आगे बात करते हैं कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, जबकि रात में जागने वाले जानवर जो होते हैं वो सफ़ेद और काला ही देख पाते हैं। जैसे कि उल्लू, उल्लू को जो भी चीज़ वो देखता है उसे सफ़ेद और काली ही नजर आती है। आगे बात करें कि सांप के बाहरी कान नहीं होते, वो केवल जमीन के कंपन को ही सुन पाता है। सांप के जो कान होते हैं वो नहीं होते हैं, वो सिर्फ जो जमीन पर कंपन होता है उन्हीं को सुनकर समझ जाता है कि कोई शिकारी मेरा शिकार कर रहा है या कोई बड़ा जानवर या कोई खतरा आने वाला है। उसी को कंपन को सुन के वो भागने लगता है। आगे बात करते हैं कि कुछ पक्षी और जानवर अलग अलग परिस्थितियों में विभिन्न आवाजें निकालते हैं। तो यानी कुछ जानवर ऐसे और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। इसका एक उदाहरण है कि सन 2004 दिसंबर में आई सुनामी से कुछ लोग पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। आगे बात करते हैं कि डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये डॉल्फिन है, इनकी भी एक अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। इससे सिद्ध होता है, वैज्ञानिकों ने कई शोधों के बाद बताया कि जानवरों की भी अपनी एक भाषा होती है। आगे बात करते हैं स्लॉथ, जो कि एक भालू जैसा दिखने वाला एक पक्षी है। आप देख पा रहे हैं तो ये भालू जैसे दिखते हैं पर ये भालू नहीं है।
दिन के करीब 17 घंटे पेड़ पे उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। जो दिन का समय होता है 24 घंटे में से ये 17 घंटे पेड़ पर सोते हैं और जिस पेड़ पर ये रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसीलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर चले जाते हैं, यानी कि एक पेड़ पर अगर बगल वाला पेड़ है उस पर चले जाते हैं। और लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से ये 8 पेड़ों तक पहुंच पाते हैं और ये सप्ताह में सिर्फ एक बार ही नीचे उतरते हैं जब इन्हें शौच आदि जाना होता है। तो स्लॉथ एक ऐसा जानवर जो पेड़ पर 17 घंटे उल्टा लटक कर सोता है, उसी पेड़ के पत्ते खाता है और जब वो पेड़ के पत्ते खत्म हो जाते हैं तो पास वाले पेड़ पर चला जाता है और अपने जीवन काल के 40 वर्ष के जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही ये जा पाते हैं और हफ्ते में एक बार ही ये नीचे उतरते हैं। आगे बात करें कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। जो बाघ है वो मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है अंधेरे में। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद मिल जाती है। जो बाघ की मूंछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को पहचान लेती हैं, जिससे ये कभी कभी शिकार की जो स्थिति होती है उसे भी पता लगा लेते हैं और अंधेरे में इन्हें रास्ता ढूंढने में भी मदद हो जाती है। आगे बात करते हैं कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता है। गुस्से में अलग आवाज होती है, बाघ इनको बुलाना हो तो अलग आवाज होती है और कभी कराना हो तो अलग आवाज और कभी गुर्राना हो तो अलग आवाज। और बाघ का जो गुर्राना होता है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। आगे बात करते हैं कि बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र को जो गंध होती है उसको झट से पहचान लेता है और फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं ये तो बाघ की मर्जी है। यानी कि जो बाघ का इलाका होता है बाघ उस इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं, जिससे पीछे आने वाला या दूसरे इलाके का बाघ अगर आए तो उस गंध को पहचान ले कि ये इलाका किसी दूसरे बाघ का है और उसके बाद डिपेंड करता है कि वो दूसरे इलाके का बाघ उस इलाके में जाएगा या नहीं। आगे बात करते हैं कि बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के द्वारा झाड़ियों के हिलने या पत्तों के हिलने के जो आवाज होती है उसमें अंतर भांप लेता है। यानी कि जो पत्ते हवा या जो झाड़ियां हवा से हिलती हैं और जो झाड़ियां किसी शिकार के द्वारा हिलाई जाती हैं उन दोनों की जो आवाज होती है उनमें बाघ अंतर कर पाता है। और बाघ के जो दोनों कान होते हैं बाहर की जो आवाज होती है उसको इकट्ठा करने के लिए अलग अलग बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। आगे बात करते हैं कि हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना, और इन जिलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की कहानी सपेरों की। तो नाग गुम्फन क्या है? तो नाग गुम्फन एक ऐसे डिजाइन रंगोली कढ़ाई जो दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। आगे बात करते हैं कि भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप हैं? तो भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। कौन? नाग, करैत, दुबोइया और अफाई 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं। कालबेलिया क्या है? तो कालबेलिया सपेरों की एक प्रजाति है, जैसे कालबेलिया कहते हैं। और ये कालबेलिया एक कालबेलिया डांस भी करते हैं, जो इनका नाम से प्रसिद्ध है, कालबेलिया डांस। आगे बात करते हैं कि सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। उस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा उसे तुरंत जहर को जो असर है उसको खत्म करने के लिए सीरम नाम की एक दवाई आती है वो दे दी जाए। यह सीरम नाम का जो दवाई होती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है और ये हमारे सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होती है। आगे बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 3 के चखने से पचने तक। तो मनुष्य के पेट के अंदर का जो तापमान होता है वो होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मनुष्य के पेट में पाए जाने वाले पाचक रस वो कैसा होता है, उसकी अवस्था कैसी होती है? तो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय।
आगे बात करते हैं कि कालाहांडी जिला कहाँ स्थित है। तो कालाहांडी जिला उड़ीसा राज्य में स्थित है। सबसे अधिक चावल की खेती कहाँ होती है, तो वो होती है उड़ीसा के कालाहांडी जिले में। ये जिले के हिसाब से है, जब राज्य के हिसाब से बात आती है तो केरला है। और पश्चिम बंगाल, पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल, दूसरे पे केरला आता है चावल के हिसाब से। और यहाँ पर बात हो रही जिले के हिसाब से, तो जिला है कालाहांडी जिला। आगे बात करें कि कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। यहाँ से दूसरे राज्यों में भी बेचा जाता है। और फिर भी यहाँ के जो लोग हैं वो गरीब हैं। पता नहीं किस प्रकार की व्यवस्था है कि यहाँ पर चावल हो सबसे ज़्यादा होने के बावजूद भी लोग अपनी जीवन यापन करने में असमर्थ हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए खाने की चीज और उनमें लगने वाले जो पचने का समय है वो दे रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने या पेन या कॉपी से आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन्हीं में से कोई सवाल आपके लिए एग्जामिनर पूछ देगा। आगे बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 4 के खाएं आम 12 महीने। जब बात आती है यहाँ पर इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में बताया गया कि कैसे हम फल सब्जियों को किस तरीके से 12 महीने तक यानी पूरे साल हम उनको कंज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है कि कांच के डब्बे या बोतल में अचार बनने से पहले धूप में क्यों सुखाते हैं। तो देखिए कांच के डिब्बे या बोतल से जो नमी होती है उसको दूर करने के लिए इनको धूप में सुखाया जाता है ताकि अचार खराब ना हो। आगे बात करते हैं कि चीज़ें, देखिए कई और चीज़ों को बचाने के लिए हम क्या क्या घरेलू उपाय करते हैं। दूध, तो देखिए जब दूध को बचाना होता है उसको सही जो फटे ना अच्छे से रहे तो एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। पके चावल यानी कि वो पके चावल ड्राई ना हो जाए इसके लिए गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। हरा धनिया उसे उबालते हैं और प्याज और लहसुन इनको खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। आगे बात करते हैं कि आत्रेयपुरम कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफी और रस बनाकर रखते हैं। कई लोग आम पापड़ बनाते हैं, कई लोग अचार बना के उसका यूज करते हैं, कई लोग उसको चटनी बनाकर, कई उसकी टॉफी बनाकर और कई उसका रस बनाकर उसे 12 महीने यूज करते हैं। आगे बात करें कि चैप्टर नंबर 5 के बीज निफिंथिस पौधा कहाँ पाया जाता है। तो निफिंथिस पौधा एक शिकारी पौधा है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह एक शिकारी पौधा होता है जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। आगे बात करते, देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं ये निफिंथिस पौधा है, इस प्रकार का होता है। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो चूहे, मेंढकों, कीड़े मकोड़े, छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निफिंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। इसके ऊपर पत्ती का एक ढक्कन होता है जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, और घड़े से खास तरह की खुशबू आती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं और पौधे के ऊपर पहुँचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, इस तरह के कई पौधे होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। यहाँ पर पेड़ भी शिकार करते हैं। आगे बात करें यहाँ पे वेलक्रो की, तो देखिए वेलक्रो होता है, आपने देखा होगा, जो बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। ये चर चर की आवाज़ भी करता है, छोटे छोटे हुक होते हैं। तो ये वेलक्रो कैसे आया, उसका आइडिया कैसे आया, तो यहाँ देखते हैं उसके बारे में। एक छोटी सी कहानी है। ये घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्टल, देखिए आपसे एग्जामिनर सवाल पूछेगा कि वेलक्रो की खोज किसने की थी, तो खोज की थी जॉर्ज मेस्टल। और जॉर्ज मेस्टल ने ही वेलक्रो नाम से कंपनी बनाई जिसके वो खुद फाउंडर थे। तो यह घटना 1948 की है, जब जॉर्ज मेस्टल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हुए थे। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए और झट माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को बारीकी से देखने के लिए बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों में अटक गए और यह देखकर मेस्टर को आइडिया आया वेलक्रो का। और वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं, खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है। तुमने बस्ते देखी, आपने कभी बस्ते वगैरह जब आप पढ़ने जाते थे छोटे से, तो बस्ते कपड़ों में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है। जूते, सैंडल और पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल होता है। यह मज़ेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का है। तो यहाँ पर यही बताया गया है इस कहानी के द्वारा कि हम अपने परिवेश में जितनी भी घटना है, हम किताबी ज्ञान को बालक को, देखिए आप भावी टीचर होने वाले हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हमें बालकों को ज्ञान को सिर्फ रटाना है, याद कराना है, अनुशासन में रखना है। ये एनसीएफ 2005 इसका दुर्विरोध करता है। आपको
सिर्फ बच्चे को इस प्रकार से ज्ञान देना है कि वो अपने किताबी या स्कूली ज्ञान को अपने जीवन में, अपने परिवेश में यूज कर सके, उसके द्वारा नई नई खोजों को वो निकाल सके जो खोजें आज तक नहीं हो पाई हैं। देखिए यहाँ पर जो एक प्रगति से एक किस्सा दिया गया है, यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी चीज हमने खोज ली, वेलक्रो, जिसका इस्तेमाल कई बड़ी बड़ी चीजों में किया जाता है, और एक छोटे से बीज से एक इतनी बड़ी कंपनी उन्होंने स्थापित कर दी। नाम है जॉर्ज मैस्टर, खोज की थी 1948 में, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? बस्ते, कपड़े, जूते और पट्टे आदि में। आगे बात करते हैं कि वेलक्रो की खोज किसने की। तो वेलक्रो की खोज जॉर्ज मैस्टर ने 1948 में। यूरोप से कौन कौन से बीज आए? देखिए बीजों का भी आदान प्रदान होता है कि कई सब्जियां हमारे देश में, हमें ऐसे लगता है कि सब्जी बरसों से यहीं उगती है, परंतु ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार की कुछ सब्जियां हैं जिनके बीज बाहर से आए, जैसे कि गोभी और मटर के बीज यूरोप से आए। अफ्रीका से भिंडी और कॉफी आई। कौन सी? भिंडी और कॉफी। यूरोप से गोभी और मटर। आगे बात करते हैं दक्षिण अमेरिका से हरी मिर्च, मूंगफली, आलू, अमरूद, टमाटर आदि के बीज आए। और सोयाबीन कहाँ से आई? तो सोयाबीन आई थी चाइना से। कहाँ से? चाइना से। आगे बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 6 के बूंद बूंद दरिया दरिया। यहाँ पर देखिए आप ये जो देख पा रहे हैं ये घड़ीसर है, ये 9 तालाबों का समूह है। यहाँ पर देखिए बात करें कि घड़ीसर मीलों तक फैले इस घड़ीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता था तो बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता, और जब वह भी लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जैसा कि मैंने बताया कि 9 तालाबों का समूह था, यानी कि जब एक तालाब भर जाता तो उसमें से पानी जो एक्स्ट्रा होता वो दूसरे में चला जाता, धीरे धीरे तीसरे में। इस तरीके से 9 तालाबों में ये पानी जाता था। इस तरीके से एक घड़ीसर बना जिसको 9 तालाबों का समूह कहते हैं, और पूरे साल पानी की कोई कमी नहीं होती थी। घड़ीसर को किसने बनवाया और यह कितने साल पुराना है? तो घड़ीसर को राजा जैसलमेर के राजा थे, नाम था घड़सी, उन्होंने बनवाया, और यह 650 साल पुराना है। कितना? 650 साल पुराना है। अल बिरूनी कौन था और कहाँ से आया था? तो अल बिरूनी एक यात्री था जो उज्बेकिस्तान से आया था। कहाँ से? उज्बेकिस्तान। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे अल बिरूनी की नज़र से कि 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया, इसका नाम था अल बिरूनी, और अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं। अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगह को देखा, उनके बारे में लिखा, खासतौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। चलो देखें कि अल बिरूनी ने उस समय के तालाब के बारे में क्या लिखते हैं। तो देखिए अल बिरूनी लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे, और बहुत से बड़े भारी पत्थरों, लोहों के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों को उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। तो अल बिरूनी लिखते हैं कि देखिए यहाँ पर किस कारीगरी के साथ, बहुत ही शानदार कारीगरी के साथ तालाब बनाए जाते हैं, और यहाँ पर इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि अगर भीड़ भी हो जाएगी तो परेशानी नहीं होगी। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यह डाक टिकट जो आप देख पा रहे हैं ऊपर, ये अल बिरूनी की जो जन्म है उसके जब 1000 साल पूरे हुए थे तब इनके डाक टिकट वो हमने अवेलेबल कराई थी भारत सरकार ने 1973 में। आगे बात करते हैं कि पुराने जमाने में लोग काफिले बनाकर लंबे समय तक सफर करते थे, लंबे सफर करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियां बनवाई गई थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक सुंदर बावड़ी का दृश्य मैंने लिया है। तो होता क्या था, पुराने ज़माने में लोग काफिले बनाकर सफ़र करते थे और उनको प्यास लगती थी, तो उनके लिए लोगों ने, स्थानीय जो लोग होते थे, उन्होंने बावड़ियाँ बनवा रखी थी। आगे बात करते हैं, देखिए पानी से जुड़े कई जगह कई तरह की रस्में होती हैं, रिवाजें होती हैं। जैसा कि आप यहाँ एक फ़ोटो देख पा रहे हैं, तो एक उत्तराखंड के झरने की पूजा करते हुए एक नई दुल्हन की फ़ोटो है। उत्तराखंड में जब भी कोई नई दुल्हन आती है तो वहाँ पर नदी, तालाब या झरनों को वो दुल्हन पूजती है। तो ये दृश्य उत्तराखंड का है। वहाँ पर
पूजने की भी रिवाज है। पानी से जुड़े कई रिवाज, त्योहार, जश्न, कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल हो जाता है। आगे बात करते हैं कि कुएं सूख जाने के क्या कारण हैं। तो देखिए कुएं सूख जाने के क्या कारण हैं। तो देखिए कुएं सूख जाने के कारण बताऊं कि तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है अब नहीं रहे, यानी कि जो तालाब हैं वहां पर अब कहीं फैक्ट्रियां बन गई हैं तो कहीं रोड बन गए तो तालाब रहे नहीं। मोटर लगाकर जमीन का पानी निकालना, मनुष्य ने जगह जगह मोटर लगाकर पानी निकालना, वेस्ट करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण कुएं सूखते जा रहे हैं। पेड़ों के आसपास और पार्क में जमीन जो होती है उसको भी पक्का कर दिया गया है सीमेंट से। ये है कारण कुओं के सूख जाने के। आगे बात करते हैं कि 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था तो भूली बिसरी बावड़ी एक कहानी है। तो 1986 की है कि जोधपुर के आसपास के जो इलाके थे वहाँ पे सूखा पड़ा। भूली बिसरी बावड़ी को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला और बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया और इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से इन बावड़ियों को बुला दिया गया है। तो मनुष्य बड़ा स्वार्थी है, जब तक उसे जरूरत पड़ती है वो प्रकृति के साथ अच्छा व्यवहार करता है और जब उसे दिखता है कि अब तो सबको हम अच्छा चल रहा है, सब प्रकृति हमारा भी साथ दे रही है, तो वो निस्वार्थी हो जाता है और स्वार्थी होकर प्रकृति का दुरुपयोग करने लगता है। जैसा कि आप उदाहरण अब देख पा रहे हैं कोरोना वायरस, जो कि मनुष्य की गलतियों का ही एक कारण है। तो देखिए हमें प्रकृति के साथ हमें बच्चों को ये सिखाना है कि आपको अपने पर्यावरण में जितने भी प्रकृति के साधन हैं उन साधनों की कद्र करनी चाहिए, उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यही पर्यावरण अध्ययन का महत्व है, यही पर्यावरण की अध्ययन की जो शिक्षा है वो बच्चों को हमें देनी चाहिए, जिससे कि वो प्रकृति के और जो अपने परिवेश में उपलब्ध पर्यावरण है, परिवेश है, उसका भी सम्मान करना सीखे। उन चीज़ों को वो आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छे से सदुपयोग करे। आगे बात करते हैं कि ये है दड़ की माई। एक कहानी है कि राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती थी। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों, जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी और जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते थे तो गांव छोड़ना पड़ता था। दड़ की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया और जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज़्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी। वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। ये कहानी ली गई है 4 गांव की एक कथा, एक किताब है वहां से। आगे बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 7 के पानी के प्रयोग। समुद्र और सागर का पानी खारा होता है यानी कि नमकीन। मृत सागर कहाँ स्थित है? तो मृत सागर 3 देशों के मध्य स्थित है, इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन। और खुशी की बात यह है कि इजराइल ने अभी दावा किया है कि वो कोरोना के लिए उसने वैक्सीन बना ली है। तो वही इजराइल, उनके मध्य इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन, ये 3 देश हैं। इन तीनों देशों के मध्य मृत सागर स्थित है। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है और इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। और मृत सागर के बारे में देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि मृत सागर, यहाँ पर देखिए आप अगर उस मृत सागर पर लेट भी जाते हैं, तैरने के प्रयास करते हैं तो आप आराम से जैसे सोते हैं इस तरीके से आप तैर सकते हैं। तो वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी चख पाओगे? अगर आपको इतना नमकीन पानी दे दी जाए तो आप बिल्कुल नहीं चख पाएंगे, क्योंकि बहुत कड़वा होगा, एक तरह जहर की तरह। सबसे मजे की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। आगे बात करते हैं कि दांडी यात्रा कब हुई थी। जब दांडी यात्रा की बात आती है तो जब अंग्रेजों ने एक नमक बनाने के लिए कानून बना दिया था, उसके बाद ये दांडी यात्रा गांधी द्वारा की गई थी, 1930 में हुई थी। दांडी यात्रा का संबंध नमक से है। दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी और कहाँ जाकर समाप्त हुई? तो दांडी यात्रा अहमदाबाद से प्रारंभ होकर दांडी नामक स्थान पर समाप्त हुई और यह स्थान गुजरात राज्य में स्थित है। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह है दांडी यात्रा के कुछ दृश्य। एक दृश्य मैंने लिया है और देखिए यहाँ पे दांडी यात्रा के बारे में वर्णन है कि घटना 1930 की है कि भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों में
सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी और ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल किए गए नमक भी नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज के लिए भी बिना गुजारा कैसे हो। लोगों की मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से बहुत से लोग जो थे वो नाराज थे। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने की बंदिश कैसी। तो उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? देखिए, नमक बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे खेतों में क्यारियां होती हैं, इस प्रकार से समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों की तरह बनाए गए गड्ढों में भर दिया जाता है और जो तेज धूप आती है तो पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। इस प्रकार से नमक बनाया जाता है। तो दांडी यात्रा 1930 में गांधी जी द्वारा अहमदाबाद से दांडी नामक स्थान तक की गई थी। आगे बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 8 के मच्छरों की दावत। तो देखिए, मलेरिया की दवाई किससे बनती है? तो देखिए, इससे रिलेटेड प्रश्न सीटेट 2019 में आया था। एक छात्र हैं हमारे पास के ही, उन्होंने इस बार सीटेट 2019 दिया था। तो देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। कई लोग डेंगू टिक करके आ जाते हैं, वो बहुत ही बुरा लगता है कि देखिए आप एक छोटा सा आसान सा प्रश्न है उसको भी आप गलत कराते हैं, 1 नंबर आपका चला जाता है। तो ऐसी गलती ना करिए। मलेरिया की दवाई किससे बनती है? वो बनती है सिनकोना पेड़ की छाल से। तो उत्तर है मलेरिया। डेंगू की दवाई नहीं बनती, मलेरिया की दवाई बनती है सिनकोना पेड़ की छाल से। तो गलती मत कीजिए। देखिए, पेपर देने जा रहे हैं तो एकदम शांति से दीजिए, कोई हड़बड़ नहीं करनी है। वहाँ पे बिल्कुल शांति से पेपर देना है, आप आसानी से सारे प्रश्नों को कर पाएंगे। यहाँ जितने भी फैक्ट मैं करा रहा हूँ सारे फैक्ट इंपोर्टेंट हैं। आप इन 3 वीडियो को देख लीजिए, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उत्तर है मलेरिया की दवाई किससे बनती है? तो मलेरिया की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। बात करें आयरन किससे मिलता है? तो देखिए, आयरन मिलता है हरे पत्तेदार सब्जियों से, गुड़, आंवला आदि से आयरन मिलता है। आगे बात करें कि मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? तो मलेरिया एनाफिलीज मादा मच्छर से फैलता है। बात करें एनीमिया दिल्ली के स्कूलों में कब फैला? तो 17 नवंबर 2007 को दिल्ली के स्कूलों में सबसे ज़्यादा जो बीमारी फैली वो थी एनीमिया। मच्छर के पेट में किसने झांका? तो देखिए, जो मच्छर के पेट के ऊपर जो रिसर्च की थी या मच्छर के पेट को अंदर से जिसने बारीकी से देखा तो वैज्ञानिक थे रोनाल्ड रॉस। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। आगे बात करें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से बचने के उपाय और सावधानियां। तो देखिए, आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, पानी के बर्तन को साफ रखना चाहिए, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए, गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी के तेल का छिड़काव करें। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 के डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला और विश्व की 5वीं महिला कौन है? तो वो है बछेंद्री पाल। 12 वर्ष की उम्र में ही बछेंद्री पाल ने 4000 मीटर की एक पहाड़ी को चढ़ दिया था। बछेंद्री पाल कहाँ की रहने वाली है? तो बछेंद्री पाल गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली। कहाँ की? गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली हैं और बछेंद्री पाल को पद्म भूषण के अवार्ड से भी नवाजा गया है। बछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कब चुना गया? तो 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए इन्हें चुना गया। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट कब फतेह की? तो बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को 1:07 पर दिन में 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाली जो नाम है वो है सागरमाथा माउंट एवरेस्ट का पर कदम रखा था। कब? 23 मई 1984 दिन में 1:07 पर। आगे बात करते हैं कि बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर कितने समय तक रहीं? तो बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर 43 मिनट तक रहीं। बछेंद्री पाल की कहानी किन की डायरी से ली गई है? तो ये कहानी संगीता अरोड़ा की डायरी से ली गई है, जो कि केंद्रीय विद्यालय शालीमार दिल्ली में अध्यापिका हैं। आगे बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 10 के बोलती इमारतें। तो देखिए, गोलकोंडा का किला कहाँ स्थित है? तो गोलकोंडा का किला भारत के सबसे शानदार किले परिसरों में से एक है, जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से लगभग 11 किलोमीटर दूर पश्चिमी भारी इलाके में स्थित है। देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं, यह है गोलकोंडा का किला, जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है उससे 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
आगे बात करते हैं कि गोलकोंडा किले की बाहरी दीवारों पर कितने बुर्ज हैं। तो गोलकोंडा किले की जो दीवारें हैं उन पर 87 बुर्ज हैं। देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये बुर्ज होता है और ये इस प्रकार के छेद होते हैं। कितने बुर्ज हैं? टोटल 87 बुर्ज हैं गोलकोंडा किले की बाहरी दीवारों पर। आगे बात करें कि किसने गोलकोंडा किले पर तोपों के साथ हमला किया। तो देखिए तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। जानते हो औरंगजेब की पूरी फौज बंदूक और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वो किले में घुस भी नहीं पाई, क्योंकि जो बुर्ज थे, बाहरी दीवारों पर जो छेद थे, उनकी सहायता से जो गोलकोंडा के अंदर जो सैनिक थे वो जो नीचे सेना थी उसको आसानी से देख पा रहे थे और आसानी से उन्हें मार दे रहे थे। इस कारण औरंगजेब की जो सेना थी वो किले में घुस ही नहीं पाई और पूरे 8 महीने तक सेना बाहर ही बैठी रही। तो जो तोपें हैं वो आज गोलकोंडा किले के ओर पार जो मिलती हैं वो औरंगजेब की सेना के द्वारा लाई गई तोपें थी। गोलकोंडा किले में कोई तोप नहीं है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 के सुनीता अंतरिक्ष में। तो देखिए अंतरिक्ष में सभी चीजें वायु में तैरने क्यों लगती हैं? क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो शून्य होता है, जिसके कारण वस्तुएं हवा में तैरने लगती हैं। चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि 1969 में चांद पर उन्होंने कदम रखा था। आगे बात करते हैं कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले कौन थी। तो वो एक हेलीकॉप्टर पायलट थी और बचपन में वो एक गोताखोर बनना चाहती थी। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 9 दिसंबर 2006 का फोटो है जब सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। और यहाँ पर ये आप देखिए स्पेसशिप का फोटो है जो अंतरिक्ष में लिया गया है। वहाँ पर देखिए लोग जो भी एस्ट्रोनॉट होते हैं वो हवा में तैरते हैं, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल 0 होता है। इस कारण ये देखिए हवा में तैरती हुई नजर आ रही हैं सुनीता विलियम्स और उनके साथी। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं खाना भी हवा में उड़ता है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी ना के बराबर है, कोई भी वस्तु वहाँ पर नहीं टिकती। और यहाँ पर देखिए जैसा कि चैप्टर का नाम है कि सुनीता अंतरिक्ष में, तो ये देखिए वाकई ही सुनीता अंतरिक्ष में नजर आ रही हैं। ये स्पेसशिप से बाहर का जो फोटो है वो लिया गया है। आगे बात करें चैप्टर नंबर 12 के खत्म हो जाए तो अडालज की बावड़ी कहाँ स्थित है। तो अडालज की बावड़ी अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और देखिए बात करें पेट्रोलियम द्रव्य से, तो पेट्रोलियम द्रव्य से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो पेट्रोलियम द्रव्य से हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के लिए ईंधन, एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस आदि प्राप्त होते हैं। किससे? पेट्रोलियम द्रव्य से। अडालज की बावड़ी कहाँ स्थित है? अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 बसेरा ऊंचाई पर। तो सर्वाधिक भीड़ वाला शहर कौन सा है? वो है मुंबई। मुंबई से दिल्ली कितनी दूर है? तो मुंबई से दिल्ली 1400 किलोमीटर दूर है। मुंबई से दिल्ली आने के लिए कौन कौन से राज्यों से गुजरना पड़ता है? तो वो है महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। आगे बात करते हैं कि लद्दाख में घर कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ से अभी जो पिछला सीटेट आया था 2019, वहाँ से यहाँ से ही प्रश्न बना है कि लद्दाख में घर पत्थर और लकड़ी के बनाए जाते हैं। पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। उनको मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। परिवार ऊपरी मंजिल पर रहता है और निचली मंजिल जानवरों के लिए होती है। सीढ़ियाँ यहाँ पर जो होती हैं इस घरों में वो लकड़ी की बनाई जाती है। यानी कि घर कैसे बनाया जाता है? पत्थर और लकड़ी के द्वारा। और पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रखते हैं, फिर उनको मिट्टी से पुताई करते हैं, मिट्टी और चूने की सहायता से। और परिवार ऊपरी मंजिल पर रहता है, निचली मंजिल जानवरों के लिए होती है। और यहाँ पर जो सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं वो लकड़ी की बनाई जाती हैं। आगे बात करें कि लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है। लद्दाख में बर्फ पड़ती है, बारिश बहुत कम होती है। लद्दाख में घरों की छत पर प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? जो लद्दाख में घर की छतें होती हैं उनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? फल और सब्जी और उपले सुखाने के लिए। चांगथांग कैसा इलाका है? चांगथांग कैसा इलाका है? तो चांगथांग ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला है। चांगपा प्रजाति के लोग कौन से पशु पालते हैं? तो ये भेड़ बकरियां पालते हैं। चांगपा खास तरह की भी बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। यानी कि ये भेड़ बकरियां पालते हैं चांगपा प्रजाति, और जिनको पश्मीना ऊन जिनसे प्राप्त होती है, जिनके द्वारा एक पश्मीना शॉल बनाई जाती है। और जितनी ठंडक और जितनी ऊंची जगह होगी इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा नरम होंगे। इसलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं।
देखिए ये लोग अपना पूरा घर का सामान, जो चांगपा लोग होते हैं, ये अपने घर का पूरे घर का जो सामान होता है घोड़ा और याक पर लाद कर घूमते हैं। जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। जहाँ ठहरना हो वहाँ कुछ ही देर में ये अपना टेंट गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाता है इनका घर। यानी कि जब इन्हें कहीं जाना होता है, जिस जगह को छोड़ के जाना है, तो 2.5 घंटे में ही वहाँ से अपना टेंट उठा लेते हैं और सामान लेके निकल लेते हैं। और ये अपना जो सामान होता है पूरे घर का, उसको घोड़ों और याक पर लाद कर ही घूमते हैं। ये लोग अपने टेंटों को रेवो के नाम से जानते हैं। क्या क्या नाम है इनके टेंटों का? वो है रेवो। और रेवो के पास ही भेड़ बकरियों को पालने के लिए एक जगह होती है जिसे लेखा के नाम से भी जाना जाता है, पर इनके टेंटों को कहा जाता है रेवो। आगे बात करें कि रेवो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनी होती है जिसे चांगपा लोग लेखा के नाम से जानते हैं या लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास चिन्ह बनाता है। यानी कि लेखा की दीवारों को पत्थरों और चट्टानों को एक के ऊपर एक रख के बनाते हैं और हर परिवार अपने जानवरों की झुंड की पहचान के लिए एक खास चिन्ह बनाता है। किन पर? जानवरों पर। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये है रेवो। एक कमरे के बराबर इसकी ऊंचाई होती है। यहाँ पर एक आदमी आराम से सीधा लंबा खड़ा हो सकता है। रोज सुबह झुंड को लेकर लेखा से बाहर निकालकर गिनकर चराने ले जाना और ठीक से वापस लाना वहाँ की औरतों और जवान लड़कियों का रोज का काम होता है। देखिए यहाँ अभी हमने बात की थी पश्मीना ऊन की, तो देखिए पश्मीना ऊन से ये पश्मीना शॉल बनती है। तो दुनिया में मशहूर पश्मीना माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म मोटी बिल्कुल नहीं, यानी कि ये गर्म बहुत होती है पर मोटी बिल्कुल नहीं होती। मोटी इतनी होती है कि आप इसको एक जो हाथ में अंगूठी पहनते हैं उससे भी इसको पार निकाल सकते हैं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो कि लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से बहुत कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले होते हैं कि बकरी के 6 बाल और हमारे यानी कि मनुष्य के शरीर का 1 बाल की मोटाई के बराबर होते हैं। यानी कि बकरी के 6 बाल और हमारे सिर का 1 बाल उनके 6 बाल के बराबर होता है। इसलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों के द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खासकर बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिजाइन वाली शॉल बनानी हो तो बुनकर को कितने दिन लग जाएंगे। यानी कि एक बुनकर को कितने घंटे लगते हैं? 250 घंटे लग जाते हैं एक पश्मीना शॉल को बनाने के लिए। देखिए आप यहाँ एक देख पा रहे हैं, एक बेकरी है जो कि हर कश्मीर के हर गली या कूचे में दिखती है। एक बेकरी। कश्मीर के लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, इस दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। यहाँ देखते हैं कि श्रीनगर के घर एक नज़र। तो श्रीनगर में बाहर से आए टूरिस्ट पर्यटक हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक होती है। यानी कि 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में 8 से 9 फुट तक इनकी जो चौड़ाई होती है। इसमें जो बाहर से लोग आते हैं, पर्यटक लोग आते हैं, वो यहाँ पर रुकते हैं। किन में? हाउस बोटों में, जो नदी और झीलों में चलती हैं। हाउस बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं और मकान की तरह इन डोंगों में भी अलग अलग कमरे होते हैं। आगे बात करते हैं कि हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की जो छत हैं जो श्रीनगर में हैं, लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिक्सॉ पजल जैसा दिखता है। क्या नाम है? जिक्सॉ पजल जैसा। हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है और इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिक्सॉ पजल जैसा दिखता है। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छतें डलवा होती हैं। आगे बात करते हैं कि यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि ये जालीदार खिड़कियों ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें ढब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है।
क्या कहते हैं, जो जालीदार खिड़कियां होती हैं जिनसे जो बाहर की ओर उभरी होती हैं उन्हें डब कहा जाता है। डब, जिनसे बैठकर बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना और घरों के दरवाजों और खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 है कि जब धरती कांपी। तो देखिए, भुज, अहमदाबाद और कच्छ में भूकंप कब आया था? तो यह आया था 26 जनवरी 2001 को। कच्छ और अहमदाबाद कहाँ पर हैं? तो कच्छ और अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 के उसी से ठंडा उसी से गर्म। ये कहानी किसने लिखी? तो ये कहानी लिखी है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, जो कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। दिल की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो यंत्र है स्टेथोस्कोप। कौन सा? स्टेथोस्कोप। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 16 कि कौन करेगा यह काम। नारायण जी कौन थे? तो चैप्टर नंबर 16 कौन करेगा यह काम में बात की गई नारायण जी। तो नारायण जी गांधी जी के दोस्त महादेव भाई देसाई के बेटे थे, जो 11 वर्ष की उम्र में गांधी जी के साथ रहते थे, जो कि साबरमती आश्रम था, वहां पर 11 वर्ष की उम्र से गांधी जी के साथ रहते थे। आगे बात करते हैं कि गांधी जी और नारायण जी ने अपने साथियों के साथ छुआछूत को मिटाने के भरपूर प्रयास किए थे। यानी कि गांधी जी और नारायण जी ने अपने साथियों के साथ छुआछूत को मिटाने के भरपूर प्रयास किए थे। आगे बात करते हैं कि अफसाना मंसूरी किस बास्केटबॉल टीम की खिलाड़ी है। चैप्टर नंबर 17 फांदली दीवार। यहाँ बात की गई है कि अफसाना मंसूरी की। तो अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल में नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन मुंबई टीम की खिलाड़ी थी। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो विक्टोरिया रेलवे टर्मिनल स्टेशन मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई में। आगे बात करते हैं कि सोलापुर कहाँ पर है। तो सोलापुर नामक जगह मुंबई में है। और बात करें बच्चू खान प्लेग्राउंड कहाँ पर है, तो यह भी मुंबई में स्थित है। बच्चू खान प्लेग्राउंड, सोलापुर, मुंबई, दोनों मुंबई में आते हैं। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 19 के किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। तो वानगाम कहाँ है? तो वानगाम गुजरात में है। पुराने समय में बीजों को कैसे अगले साल के लिए लाया जाता है, यानी कि जब बीजों को अगले साल तक रखना हो तो कैसे रखा जाता है? तो यहाँ पर बात की गई है कि सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उसमें अच्छी फसल के बीजों को रखा जाता है और उन्हें कीड़ों से बचाने के लिए उनमें नीम की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जब पुराने बीजों को जब आगे के लिए ले जाना हो, यानी कि आगे के साल तक उन्हें चलाना हो, तो लौकी, जो सूखी लौकी होती है, उसे मिट्टी से लीप कर उसमें अच्छी फसल को बीज, जो अच्छी फसल के बीज होते हैं, उनको सूखी लौकी को मिट्टी से लिप कर उसमें रख देते हैं। और जब उसे कीड़े से बचाना हो तो उसमें नीम की पत्तियों का भी प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं ऊंधियो क्या है। तो ऊंधियो, गुजराती में ऊंधियो का मतलब होता है उल्टा। सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सील बंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को कहते हैं ऊंधियो। क्या कहते हैं? ऊंधियो। ऊंधियो का मतलब होता है उल्टा। आगे बात करते हैं कि क्रोटन पेड़ की जड़ें जमीन में बहुत अंदर तक नहीं जाती। जब यह मुरझाने लगते हैं तो किसान समझ जाते हैं कि खेत को पानी की आवश्यकता है। तो देखिए, कई जगह किसान क्या करते हैं, क्रोटन नाम का एक पौधा आता है, पेड़ आता है, उसको जमीन में लगा देते हैं, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो जमीन के अंदर तक नहीं जाती। जब ये मुरझाने लगता है तो किसान समझ जाते हैं कि उनके खेत को पानी की आवश्यकता है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 20 के किसके जंगल। तो यहाँ पे बात की गई है कुड़ुक। तो कुड़ुक झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय, इनकी भाषा भी, जिसका नाम है कुड़ुक भाषा, यानी कि एक आदिवासी लोगों का समुदाय होता है जिसे हम कुड़ुक कहते हैं, और इनकी जो भाषा होती है उसे कुड़ुक भाषा कहते हैं। कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहा जाता है? तो जंगल को तोरांग कहा जाता है। क्या? तोरांग। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि जंगल अधिकार कानून 2007, एक कानून आया था गवर्नमेंट के द्वारा, जंगल अधिकार कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है, जो कम से कम 25 साल से जंगलों में रह रहे हैं। उनका वहां पर कि जंगल और वहां पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है, उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। आगे बात करें आशय है तो 1 टन बीज को जितनी जमीन में बोया जाता है उतनी जमीन को 1 टन जमीन कहते हैं। झूम खेती कहाँ होती है? तो झूम खेती मिजोरम में होती है। आगे बात करते हैं झूम खेती। तो झूम खेती का तरीका निराला है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, यानी कि उसमें खेती नहीं करते हैं। देखिए,
जो झूम खेती होती है वो मिजोरम में ज़्यादातर की जाती है। एक तरीका है, निराला तरीका है। एक फसल कटने के बाद ज़मीन कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। उस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है और जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ों को भी देखना पड़ता है। तो इस प्रकार से होती है झूम खेती। आगे बात चैप्टर नंबर 21, किसकी झलक किसकी छाप। तो इसमें बात की गई है, यहाँ पे देखिए ग्रेगर मेंडल थे। तो ग्रेगर मेंडल ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनका जन्म 1822 में एक गरीब परिवार में हुआ था। कहाँ पर? गरीब परिवार में। कहाँ के थे रहने वाले? ऑस्ट्रेलिया के। नाम है ग्रेग मेंडल। इन्होंने 7 साल में लगभग 28,000 पौधों पर प्रयोग किया था। 7 साल में लगभग 28,000 पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया था। आगे बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 22 के फिर चला काफिला। तो दशहरा कब आता है? तो दशहरा वर्षा ऋतु के बाद। कब आता है? वर्षा ऋतु के बाद। गन्ने की फसल की अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जो गन्ने की फसल होती है उसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। आगे बात करें कि पूरन पोली क्या है। तो पूरन पोली यह एक प्रकार की मीठी रोटी होती है जो गुड़ और जैम से बनाई जाती है। इसे मसालेदार कड़ी के साथ खाया जाता है। पूरन पोली जो ज़्यादातर महाराष्ट्र में बनाई जाती है, एक मीठी रोटी होती है जो गुड़ और जैम से बनाई जाती है। इसे मसालेदार कड़ी के साथ खाया जाता है। बात करें चूहों की, तो चूहों की देखने की क्षमता कम होती है परंतु सूंघने और स्पर्श करने की संवेदना अच्छी होती है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट होता है टॉपिक कि यहाँ पर हमने पूरे फैक्ट प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे पर्यावरण पेडागॉजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण पेडागॉजी, पर्यावरण अध्ययन की पेडागॉजी। अगर देखिए आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लग रही है, आगे भी हम अभी जारी रखेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस प्रयास को सफल बनाइए, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। जिन लोगों के लिए वीडियो मददगार हो उनको भी शेयर कीजिए। आगे बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन कंप्लीट पेडागॉजी विद एनसीईएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की गाइडलाइन के साथ। तो इसमें हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं क्षेत्र, पर्यावरण अध्ययन का महत्व और एकीकृत पर्यावरण अध्ययन के बारे में, और तीसरा पॉइंट है वो है पर्यावरण अध्ययन के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें इंट्रोडक्शन की, तो देखिए पर्यावरण अध्ययन के बारे में इंट्रोडक्शन देने का मतलब है कि देखिए कि हमारे और पास का जो भी माहौल है उससे हमें बालकों को परिचित कराना है, वही पर्यावरण होता है। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन का अध्यापन राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा समिति ने 1975 के नीतिगत दस्तावेज 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल ऑफ फ्रेमवर्क में सिफारिश की थी कि एक एकल विषय पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना थी, कि एक एकल विषय यानी कि एक विषय पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर भी पढ़ाया जाना चाहिए। आगे बात करते हैं कि पहले 2 वर्ष में कक्षा 1 से 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक सामाजिक वातावरण दोनों को देखेगा, जबकि कक्षा 3 से 4 में सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान के लिए अलग से होंगे। यानी कि जो पहले 2 वर्ष हैं, पहले 2 वर्ष के लिए कक्षा 1 से कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों को देखेगा, जबकि कक्षा 3 से 4 में सामाजिक अध्ययन सामान्य विज्ञान ये दोनों अलग से होंगे। तीसरा पॉइंट कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। बात करें राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 1988 में भी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण के लिए यही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 1988 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भी यही रूपरेखा बताई है कि कक्षा 1 से 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों को देखेगा, और जब कक्षा 3 से 4 के लिए सामाजिक अध्ययन सामान्य विज्ञान के लिए अलग अलग से होंगे। आगे बात करें एनसीईएफ 2000 में सिफारिश की थी कि पर्यावरण अध्ययन को एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाएगा। एनसीईएफ उसके बाद आया एनसीईएफ 2000, उसमें बात की गई थी कि पर्यावरण अध्ययन को एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए और प्राथमिक स्तर कक्षा 3 से 4 पर विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग अलग विषय न बढ़ाए जाएं। वर्तमान एनसीईएफ 2005 में पर्यावरण अध्ययन के लिए देखिए एनसीईएफ 2000 ने भी यही सिफारिश की कि उसने कहा कि ऐसा ना किया जाए कि विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग से विषय बढ़ाए जाएं।
उसके बाद आया एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ 2005 में पर्यावरण अध्ययन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को निरंतरता से आगे मजबूत बनाने का आह्वान किया। तो एनसीएफ 2005 ने भी एकीकृत होकर एकल विषय का ही उसने भी निरंतरता से आगे बढ़ाने का आह्वान किया। आगे बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना एनसीएफ 2005 कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी। तो यहाँ पे बात आती है जब कॉन्सेप्ट की, तो देखिए कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने, उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित करना। यानी कि शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए कि पर्यावरण अध्ययन के द्वारा वो प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और उन्हें समझने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करे। यानी कि उन्हें स्कूली जो ज्ञान है उसको उनके सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण में इस्तेमाल करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करे। अवलोकन और चित्रों के आधार पर समझ विकसित करने के लिए अनुभव के माध्यम से उनमें भौतिक, जैविक और सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू की समझ प्राप्ति की ओर अग्रसर करना। यानी कि उन्हें अवलोकन का एक मौका दे, उन्हें पाठ्य सहगामी क्रिया या परस्पर सहगामी क्रियाओं में उन्हें भाग लेने के लिए कहे, अवलोकन के लिए कहे और चित्रों के आधार पर उनमें समझ विकसित करे, जिससे वो भौतिक, जैविक और सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं को अच्छे से समझ पाए। तो ये आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए कि बालक में पर्यावरण के जो मुद्दे हैं उनके प्रति जागरूकता उत्पन्न करे बालकों में। नंबर 4 के विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे जैसे लिंग भेद, उत्पीड़न के मुद्दे, प्रदूषण, अनैतिक व्यवहार आदि को मूर्त घटनाओं से संबंधित कर उन्हें समझने की क्षमता का विकास कराना, ताकि उनमें मानवीय अधिकारों, समानता और न्याय मूल्यों के लिए सम्मान विकसित हो। यानी कि बालकों में शिक्षक को लिंग भेद, उत्पीड़न के मुद्दे, प्रदूषण और अनैतिक व्यवहार और यानी कि जो हमारे पर्यावरण से रिलेटेड, पर्यावरण में दुरुपयोग, सदुपयोग, इसके बारे में भी उन्हें अच्छे से जानकारी दें। उन्हें बताएं कि हमारे प्राकृतिक जो साधन हैं वो सीमित हैं, उनका अच्छे से प्रयोग करें, उनका दुरुपयोग करना ना करें, इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो उन्हें समझने की क्षमता का विकास करना, ताकि उनमें मानव अधिकारों और समानता और न्याय मूल्यों के लिए भी सम्मान विकसित हो। आगे बात करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो शिक्षक को बालकों को बताना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, प्रदूषण क्या है, इसका समाधान कैसे हो सकता है। इन प्रश्नों के उत्तरों की भी समझ विकसित करने के लिए पर्यावरण अध्ययन की प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना आवश्यक है। बुनियादी संख्यात्मक मनोप्रेरणा कौशल, साइकोमोटर स्किल प्राप्त करने के लिए बच्चों को खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधियों में संलग्न कराना, अर्थात अवलोकन और वर्गीकरण आदि द्वारा। यानी कि शिक्षक को बालकों को साइकोमोटर स्किल में सम्मिलित कराना चाहिए, उन्हें खोजपूर्ण यानी कि उनकी जो सीखने की जो उनकी मानसिक पद्धतियां हैं उनको खोजपूर्ण बनाना चाहिए। हाथों की गतिविधियों में उन्हें संलग्न कराना चाहिए, यानी कि करके सीखने वाली जो भी गतिविधियां हैं उनमें उन्हें संलग्न कराना चाहिए। यही पर्यावरण की संकल्पना है। आगे बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र। तो पहला पॉइंट है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ने का समर्थन करती है। यानी कि जो एनसीएफ 2005 आया था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, वो बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ने का समर्थन करती है। पर्यावरण अध्ययन पॉइंट नंबर 2 के पर्यावरण अध्ययन के विषय में यह पूरी तरीके से सही है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का ध्येय मात्र ज्ञान का अर्जन ही नहीं बल्कि इससे जुड़े सामाजिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों पर एक संपूर्ण रूप से समझ बनाते हुए आवश्यक कौशलों के विकास द्वारा पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान करना भी है। यह जरूरी नहीं है कि हम बालक को सिर्फ पर्यावरण के बारे में बताएं, उसे यह भी बताएं कि उसका ध्येय सिर्फ ज्ञान का अर्जन करना ही नहीं बल्कि इससे जुड़े सामाजिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर एक संपूर्ण समझ बनाने के लिए भी हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। उसमें ऐसी बौद्धिक क्षमता हमें विकसित करनी चाहिए जिससे वो पर्यावरण संबंधी समस्या को आसानी से उनका हल कर सके। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के पर्यावरण। तो पर्यावरण शब्द का निर्माण 2 शब्दों से मिलकर हुआ है,
पर जो हमारे चारों ओर आवरण जो हमारे चारों ओर से घेरे हुए हैं, यह हमारे चारों ओर व्याप्त है। हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी के अंदर संपादित होती है तथा हम मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से इस पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परे और आवरण, यानी कि जो हमारे चारों ओर व्याप्त है। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के पर्यावरण अध्ययन में हम प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात के कारण एवं परिणाम को समझने एवं प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के उपाय का अध्ययन करते हैं। तो यह जरूरी नहीं है कि हम पर्यावरण अध्ययन में सिर्फ अपने आसपास की चीज़ों को ही देखते हैं। इसमें हम प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन और चक्रवात के कारणों और परिणामों को भी समझने का प्रयास करते हैं और प्रदूषण को कम करने के प्रभावों और उनके उपायों पर भी अध्ययन करते हैं। इसमें हम वनस्पति एवं जंतुओं के प्रकारों एवं उनकी सुरक्षा के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें हम जो वनस्पति हैं उनके बारे में, जंतुओं के प्रकार और उनकी सुरक्षा के बारे में भी अध्ययन करते हैं। इनके बारे में भी हमें बालकों को समझाना चाहिए, इन पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र में न सिर्फ पृथ्वी आती है बल्कि अंतरिक्ष भी सम्मिलित है, यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड पर्यावरण के अध्ययन में आता है। आगे बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र है वो काफी व्यापक है। पर्यावरण अध्ययन को 3 व्यापक नियमों द्वारा संचालित किया जाता है, जैसे कि पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के लिए सीखना और पर्यावरण के माध्यम से सीखना। ये 3 पॉइंट हैं। इन 3 पॉइंट से रिलेटेड सीटेट 2019 में एक प्रश्न आया था, वहाँ पर तीनों ऑप्शन दिए थे और चौथा ऑप्शन इनसे डिफरेंट था, तो आपको वो चौथा ऑप्शन टिक करना था। वहाँ पर आपको चौथा ऑप्शन टिक करना था, पर यहाँ पर आपको ये 3 ऑप्शन पता होंगे जब भी आप चौथा ऑप्शन अच्छे से टिक कर पाएंगे। तो ध्यान रखना है कि पर्यावरण का क्षेत्र काफी व्यापक है और पर्यावरण अध्ययन को 3 व्यापक नियमों के अनुसार संचालित किया जाता है। पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के लिए सीखना और पर्यावरण के माध्यम से सीखना। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 के पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र से बच्चों को अपने पर्यावरण की खोज करके समझना ही नहीं बल्कि सकारात्मक अभिव्यक्तियों, मूल्यों, प्रथाओं जैसे कि धरती पर जीवन की रक्षा, प्यार और अपने और दूसरों की देखभाल, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सामूहिक अधिगम की प्रशंसा, अपनेपन का भाव और सामाजिक दायित्व और संस्कृति के महत्व को समझने का विकास भी करना है। यानी कि बालक को सिर्फ हमें यही नहीं बताना है कि पर्यावरण अध्ययन में सिर्फ वो पर्यावरण की खोज करें, बल्कि सकारात्मक अभिवृत्तियों, मूल्यों, प्रथाओं और धरती पर जीवन की रक्षा के बारे में, प्यार, अपने और दूसरों की देखभाल और सहायता के बारे में, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सामूहिक अधिगम की प्रशंसा, अपनेपन का भाव और सामाजिक दायित्व और संस्कृति के महत्व के बारे में समझाना चाहिए। आगे बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन का महत्व एवं एकीकृत पर्यावरण अध्ययन। तो यहाँ पे जब बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन का महत्व एवं एकीकृत पर्यावरण अध्ययन की, तो पहले बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन का महत्व। तो यहाँ पे देखेंगे पॉइंट नंबर 1 कि संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य बच्चे की मानसिक, भावनात्मक, सृजनात्मक, सामाजिक और शारीरिक आदि क्षमता का विकास करना है। यह सिर्फ कक्षा में रट्टा मारकर पढ़ने से नहीं होता बल्कि पर्यावरण के साथ जुड़ाव तथा अनुभव से होता है। तो यह जरूरी नहीं है कि हमें बालक को सिर्फ सारी चीजें रटानी है, याद करानी है, अनुशासन में रखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बालक को संपूर्ण शिक्षा हमें देनी है जिसके अंतर्गत हमें मानसिक, भावनात्मक, सृजनात्मक, सामाजिक और शारीरिक और बौद्धिक जितनी भी क्षमता हैं उन पर हमें विकास करना चाहिए। उन्हें रट्टा मारकर पढ़ने के लिए नहीं कहना चाहिए, जिससे वो पर्यावरण के साथ जुड़ाव कर पाएंगे और अपने अनुभवों को जोड़ पाएंगे। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 कि पर्यावरण अध्ययन के मुख्य केंद्र। पर्यावरण क्या है कि अध्ययन के मुख्य केंद्र बिंदुओं में से एक है जो बच्चे को वास्तविक संसार जिसमें वे रहते हैं उससे परिचित कराया जाए और पर्यावरण अध्ययन की परिस्थितियां तथा अनुभव उन्हें अपने प्राकृतिक एवं मानव निर्मित प्रत्येक वस्तु की छानबीन करने, उसे ढूंढने में सहायता करते हैं। यानी कि पर्यावरण अध्ययन के मुख्य केंद्र बिंदुओं में से एक है वो है कि बच्चे को हमें वास्तविक संसार से अवगत कराना चाहिए, उससे परिचित कराया जाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की परिस्थितियों तथा अनुभव उन्हें अपने प्राकृतिक और मानव निर्मित प्रत्येक वस्तु की छानबीन करने, उसे ढूंढने में सहायता करते हैं। तो हमें बालक को जो वास्तविक संसार है उससे परिचित कराना चाहिए और जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं
जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं उनके बारे में, और जो मानव ने प्रकृति से ही प्राप्त करके उनको मॉडिफाई करके चीज़ें बनाई हैं उनके बारे में भी हमें बालकों को अवलोकन करने, उनको वर्गीकरण करने के लिए कहना चाहिए। यह बच्चों को कक्षा में सकारात्मक माहौल प्रदान करता है तथा सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो पर्यावरण अध्ययन का जो महत्व है उसके द्वारा बालक सकारात्मक माहौल पैदा कर पाते हैं क्लास में और सीखने के लिए भी प्रेरित होते हैं। आगे बात करते हैं कि हम अपने जीवन की निरंतरता के लिए अपने पर्यावरण पर निर्भर हैं और इस संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण करें। ऐसा करने के लिए इस बात की समझ अत्यंत आवश्यक है कि हमारे पर्यावरण की संरचना क्या है, इसका महत्व क्या है। पर्यावरण अध्ययन इसमें सहायक होता है, यानी कि हमें अपने अस्तित्व की और जीवन की निरंतरता के लिए पर्यावरण पर निर्भर हैं। और ये सही बात है कि हम पर्यावरण पर ही निर्भर हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, आसपास में हमें पेड़ वगैरह नहीं मिलेंगे, ऐसा वायुमंडल नहीं मिलेगा, तो हमारा जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। और अगर हम पर्यावरण का दुरुपयोग करेंगे तो कोरोना जैसी महामारियां हमेशा आती रहेंगी और हमारे जीवन और हमारी निरंतरता के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होंगी। तो इसीलिए पर्यावरण हमारे अस्तित्व और जीवन के लिए अति आवश्यक है। इस संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य यह है कि वो अपने पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करे। ऐसा करने के लिए इस बात की समझ अत्यंत आवश्यक है। और यह सिर्फ कैसे होगा? पर्यावरण के अध्ययन से हम बालकों को इस शिक्षा से परिचित करा सकते हैं, इन बातों से परिचित करा सकते हैं, इन पर चर्चा कर सकते हैं। इसके अध्ययन से बच्चे गहनता से सोचते हैं, सीखते हैं और अनुभवों का विश्लेषण करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के द्वारा ही बच्चे गहनता से सोचना सीखते हैं और हाथों से करके सीखते हैं और अनुभवों का अपने जो उन्होंने दैनिक क्रिया में जो अनुभव देखते हैं उनका भी वो विश्लेषण करना सीख जाते हैं। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने में सहायक है, क्योंकि यह करके सीखने पर बल देता है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने में सहायक है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन एनसीएफ 2005 के द्वारा यह बल देता है कि यह करके सीखना, क्या कि बालक करके सीखे, करके सीखने पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में हाथों से काम करने के महत्व, विरासत में प्राप्त शिल्प परंपराओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत पर बल दिया गया है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन में जो हमारी पुरानी शिल्प कलाएं हैं, शिल्प परंपराएं हैं, छोटे लघु कुटीर उद्योग हैं, उनके बारे में बालकों को प्रोत्साहित किया जाता है और हाथों से काम करने के महत्व के बारे में भी चर्चा की जाती है। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य लक्ष्य है कि बच्चों को इस योग्य बनाना ताकि वो पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दों को जानने, समझने और संबंधित समस्या को हल करने में सक्षम हो। हमें बालकों को इस प्रकार से सक्षम बनाना है पर्यावरण अध्ययन के द्वारा कि वो पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनको समझें, उनसे रिलेटेड जो भी उपाय हैं, जो समस्या हैं, उनका निराकरण करें। तो यही पर्यावरण अध्ययन का मुख्य लक्ष्य है। आगे बात करते हैं कि एकीकृत पर्यावरण अध्ययन यानी इंटीग्रेटेड ईबीएस। तो हमारी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 1975, 1988, 2000, 2005 इस बात को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि पर्यावरण की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। जो पर्यावरण की सुरक्षा है वो महत्वपूर्ण है। किन के हिसाब से? 1975, 1988, 2000, 2005 की राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के अनुसार। बात करें पॉइंट नंबर 2 कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पर्यावरण के बचाव को केंद्र में रखकर ही राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के विकास की बात कही, अर्थात यह संपूर्ण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी कि जो एकीकृत पर्यावरण अध्ययन है उसमें पर्यावरण की सुरक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जितने भी हमारी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की समितियां आई हर साल 1975, 1988, 2000, 2005 उन सभी ने पर्यावरण की सुरक्षा को महत्वपूर्ण माना है। और उसी प्रकार 1986 में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पर्यावरण के बचाव को केंद्र में रखकर ही राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के विकास की बात की है, अर्थात कि संपूर्ण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आगे बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन विषय को बाल केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए इसमें लगभग 6 सामान्य विषयों का समावेश किया गया है, जो इस प्रकार है। पहली विषय है परिवार और मित्र, यानी कि बालक परिवार और मित्र से सबसे अधिक सीखता है। परिवार ही बालक का पहला
विद्यालय होता है। तो यहाँ पर 6 सामान्य विषय को जो बाल केंद्रित और एकीकृत करने के लिए, समावेश करने के लिए 6 विषयों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है आश्रय यानी कि शेल्टर, चौथा है पानी, पांचवा है यात्रा और छठवां है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ये 6 थीम भी होती है पर्यावरण की। इनसे रिलेटेड प्रश्न सीटेट 2019 में भी आया था। तो इन 6 जो बिंदु हैं उनको अच्छे से समझ लीजिए। परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा और चीजें जो हम बनाते और करते हैं यानी कि थिंग्स वी मेक एंड डू। आगे बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता। ऐसा माना जाता है कि बच्चा टुकड़ों टुकड़ों में खंडित बातों की बजाय संपूर्णता से बातों को आसानी से समझता है। जैसा कि बच्चा पेड़ को एक संपूर्ण पेड़ के रूप में पहचानता है और पेड़ को घर का पेड़ या बाहर का पेड़ के रूप में पहचानता है और मूर्त बातों को ही देखता है। ऐसे में हम यदि उसे अमूर्त और अनुभव से परे की बातें बताने लगे तो वो अपने अनुभवों को जोड़ नहीं पाएगा और सूचना को रटने लगेगा और अपने पर्यावरण के प्रति सार्थक समझ विकसित नहीं कर पाएगा। यानी कि हमें बालकों को टुकड़ों टुकड़ों में बातें नहीं बतानी चाहिए, उन्हें संपूर्णता से बातें आसानी से समझ में आती हैं। इसीलिए हमें उनको अमूर्त बातें ना बताकर मूर्त बातें बतानी चाहिए जिनसे वो अपने अनुभवों को जोड़ पाएं और पर्यावरण के प्रति सार्थक समझ विकसित कर पाएं। और अगर हम टुकड़े टुकड़ों में जाते हैं तो अपनी सार्थक समझ विकसित नहीं कर पाएंगे। तो यही है पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत आवश्यकता। आगे बात करते हैं कि एनसीएफ 2000 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2000। एनसीएफ 2000 ने पहली बार सुझाव दिया कि विभिन्न विषयों के विचारों अवधारणा को एकीकृत किया जाए, जैसे भारत की संस्कृति, विरासत, पर्यावरण की सुरक्षा, परिवार प्रणाली, कानून साक्षरता, मानव अधिकार शिक्षा और वैज्ञानिक सोच का पोषण। एनसीएफ 2000 ने यह सुझाव दिए थे कि जो विभिन्न विभिन्न विचार हैं, विषयों के अवधारणा हैं, उनको एकीकृत करें, जैसे कि भारत की संस्कृति हो, विरासत हो, पर्यावरण की सुरक्षा हो, परिवार प्रणाली हो, कानून साक्षरता हो, मानव अधिकार शिक्षा हो या वैज्ञानिक सोच का पोषण हो। इन सभी को एक ही किया जाए, एकीकृत किया जाए। किसने कहा? यह सुझाव दिया एनसीएफ 2000 ने, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2000 की समिति ने। आगे बात करते हैं कि एनसीएफ 2000 में पहली बार पर्यावरण अध्ययन को सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के रूप में पृथक पृथक ना कर एकीकृत रूप में पढ़ने की सिफारिश की गई। इसके अनुसार कक्षा 1 व 2 ने इसे पाठ्यक्रम के अलग से विषय के रूप में नहीं रखकर इसे भाषा और गणित के विषयों के साथ एकीकृत कर पढ़ाने के लिए कहा गया। गणित की सामग्री बच्चों के नज़दीक पर्यावरण के चारों ओर बनाई गई, यानी कि जो गणित से रिलेटेड जो भी मटेरियल बनाया गया वो ऐसा बनाया गया जो बच्चों के पर्यावरण के नज़दीक हो। आगे बात करें कक्षा 3 और 4 में बच्चों को पर्यावरण और उसके प्राकृतिक और सामाजिक रूप में विभक्त ना करते हुए एक संपूर्ण विषय के रूप में पढ़ने के लिए कहा गया। और एनसीएफ 2000 ने फिर से कहा कि 3 और 4 में पर्यावरण को उसके प्राकृतिक और सामाजिक रूप में विभक्त ना करते हुए एक संपूर्ण विषय में ही इसको पढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि पर्यावरण अध्ययन ही रहने देना चाहिए। इसे प्राकृतिक विषय और सामाजिक विषय के रूप में नहीं विभक्त करना चाहिए, ये कहा था एनसीएफ 2000 ने। आगे बात करते हैं एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005। तो एनसीएफ 2005 में प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को एकरत रूप में सशक्त रूप से पढ़ने पर बल दिया। वही बात जो 2000 एनसीएफ में कही गई वही बात 2005 में भी कही गई राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के द्वारा। उसमें कहा गया कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण संबंधी कौशल एवं सरोकारों को भाषा एवं गणित के संबोधित करने की संतुष्टि दी गई, यानी कि इन्होंने भी कहा कि भाषा और गणित के माध्यम से ही पर्यावरण अध्ययन संबंधी कौशलों को और सरोकारों को पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने भी एकरत रूप में यानी कि एकीकृत करने का ही जो है दावा प्रस्तुत किया और रिपोर्ट प्रस्तुत की कि हमें प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को एकरत रूप में सशक्त रूप से पढ़ने पर बल दिया जाना चाहिए। बात करें कक्षा 3 और 4 में, तो कक्षा 3 और 4 तक अलग विषय के रूप में पढ़ाए जाने की संतुष्टि भी की गई। कक्षा 3 और 4 में कक्षा 1 2 के लिए तो उन्होंने कहा कि सेम रहने दीजिए, पर कक्षा 3 और 4 में अलग विषय के रूप में पढ़ाए जाने की भी संतुष्टि की गई। यानी कि आगे बात करते हैं
कि पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा। तो पर्यावरण अध्ययन परिवेश के सामाजिक और भौतिक घटकों की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। अतः जब हम अपने परिवेश अर्थात इर्द गिर्द उपस्थित सामाजिक और भौतिक घटकों को समझने का प्रयास करते हैं, वही पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन का मतलब है कि जो हमारे और पास आसपास इर्द गिर्द उपस्थित जितने भी सामाजिक भौतिक घटकें हैं उनको समझना, वही पर्यावरण अध्ययन है। यानी कि सामाजिक घटक की बात करें तो भाषा, मूल्य और संस्कृति, और भौतिक घटक की बात करें तो भौतिक घटक हैं वनस्पति, पशु पक्षी, हवा और पानी। यानी कि इन सभी को समझना, इनके सामाजिक और भौतिक घटकों को समझने का प्रयास करना, वही पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। आगे बात करें पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य, एनसीएफ 2005 के उद्देश्य, इसमें से सीटेट 2019 में प्रश्न आया था कि बच्चों का नंबर 1 बच्चों का उनके वास्तविक संसार, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक जो परिचय है उससे हमें परिचय करवाना चाहिए। पर्यावरण का ज्ञान एवं समझ विकसित करनी चाहिए। प्रकृति में पारस्परिक निर्भरता संबंधों का ज्ञान कराना और समाज का विकास करना, यह भी पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। यानी कि बच्चों को हमें उनके वास्तविक संसार से परिचित कराना चाहिए, प्रकृति में पारस्परिक निर्भरता और संबंधों का भी ज्ञान हमें कराना चाहिए, और समाज का विकास भी कराना चाहिए, उससे रिलेटेड भी हमें चर्चा करनी चाहिए। यही पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं। बात करें पर्यावरण से संबंधित विषयों को समझने में उनकी सहायता करना, यानी कि जो पर्यावरण से संबंधित विषय हैं उनको समझने में सहायता करना, जो भी समस्या है उनका समाधान ढूंढने के लिए उन्हें प्रेरित करना। नंबर 4 है कि पर्यावरण अध्ययन के अनुकूल पर्यावरण के अनुकूल मनोवृत्तियों एवं मूल्यों को प्रोत्साहित एवं पोषित करना, यह भी पर्यावरण के उद्देश्य के तहत आता है। यानी कि जो मूल्य हैं, जो मनोवृत्तियां हैं, उनको भी हमें सुधार में लाना है। लिंग रूढ़िबद्धता जो बालकों के मन में आ जाती है उसको भी हमें सुधारना है, यह भी पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य में आता है। बात करें लास्ट उद्देश्य, वो है पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्यवाही का महत्व बताना। यानी कि हमें पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बताना चाहिए, उसके प्रबंधन के जो भी प्रभावी कार्रवाई हैं उनके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, और ये भी पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। हमें बालकों को वास्तविक संसार है उससे परिचित, सामाजिक ज्ञान और सामाजिक और सांस्कृतिक संस्कृति से भी परिचित कराना चाहिए, और अनुकूल मनोवृत्तियों और मूल्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए। संरक्षण और प्रबंधन के प्रभावी कार्रवाई का महत्व भी बताना चाहिए। इसी के साथ कंप्लीट होती है आज की वीडियो। हमने पूरे 3 पार्ट में आपका पूरा पर्यावरण अध्ययन कंप्लीट कर दिया विद पेडागोगी एंड फैक्ट के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। अगली हम जो वीडियो लाएंगे आपके लिए सीडीपी की सारा जितना भी मटेरियल है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा इस चैनल पे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।